बालाजी आर्य में आपका स्वागत है। आज हमसे आज हम राजस्थान भूगोल स्टार्ट करेंगे। ये आपके आरएस प्रीलिम जो भी होने वाला है 1 अक्टूबर को, और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर 3 है, दोनों के लिए ही ये कंबाइंड क्लास ली जा रही है। हम वो ही फैक्टर डिटेल को एक्सप्लेन करेंगे जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। हम ज़्यादा मटेरियल का रिवाइज करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो जो क्वालिटी क्वेश्चन जो बन सकते हैं, जो सिलेबस में एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इतने ही क्वेश्चन को हम देखेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम धीरे धीरे जो है इसको कंप्लीट करके फिर राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान की मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर और आर्थिक समीक्षा, ये सारे टॉपिक भी हम जो है इसी महीने में ही कंप्लीट कर लेंगे। और फिर इंडिया के जो जीके है, जो जो इम्पोर्टेंट जो प्री में आने वाले हैं, वो अलग से एक मैराथन लेके उनको कंप्लीट करेंगे। साथ ही आप जो है जनवरी से सितंबर 15 तक आप जो है करंट अफेयर भी साथ साथ पढ़ते रहिए। यह आपको जो है प्री में पास करने के लिए हेल्प करेगा, और यही जो है आपके पेपर 3 में भी काम आएगा। वैसे तो अक्टूबर में प्रस्तावित था असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर 3। देखते हैं इसका आगे क्या होता है। तो आर एस प्री में 15 से 20 सवाल जो है राजस्थान ज्योग्राफी से आते हैं। इंडियन ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, 5-7 क्वेश्चन ही आते हैं। ज़्यादा पोर्शन जो है राजस्थान ज्योग्राफी का है। तो इसको अगर आपने अच्छे से कर लिया तो ये आपका एक बहुत बड़ा पोर्शन कंप्लीट कराएगा। स्टार्ट करते हैं। अब पहला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। हम वो वाले शब्दों को देखेंगे जिनका राजस्थान के लिए शुरुआत में यूज़ किया गया था, क्योंकि पहले तो इसको राजस्थान कहा नहीं जाता था। शुरुआत में पहले इसको जो है, पहला क्या कह रहा है कि इसको जो है राजपुताना कहा जाता था। और इस ये जो राजपुताना नाम है, ये जॉर्ज थॉमस ने दिया था लगभग 1800वीं ईस्वी में। तो ये पहला है। दूसरा है राजस्थान शब्द, ये जो प्रॉपर जो राजस्थान शब्द है, ये कर्नल जेम्स टॉड ने लिया था अपनी किताब जो है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। और ये लगभग जो इन्होंने 1830 में इनकी एक किताब बनी थी, छपी थी, उसमें इन्होंने ये किया था। और जो वर्तमान में जो राजस्थान शब्द है, जो जो मॉडर्न इंडिया में जो आज़ादी के बाद जब राजस्थान का नाम लिया गया, वो लिया गया था पहली बार जब दूसरा चरण था अपना राजस्थान का एकीकरण का। उसमें जो राजस्थान संघ है, 25 मार्च 1948 को, में ये राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। और इनमें से ये तीनों कथन सही है। राजपूताना शब्द जॉर्ज थॉमस, और राजस्थान का शब्द जेम्स टोड 1829, और राजस्थान के एकीकरण में राजस्थान शब्द का यूज सेकंड चरण में 25 मार्च 1948 को है। ये सारे पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ, ये सारे एग्जाम में आने लायक हैं। जो एग्जाम में आने लायक हैं वो हम वही करेंगे, ज़्यादा लैंग्वेज में नहीं जाएंगे। अब अगला सवाल जो है राजस्थान के भौगोलिक स्थिति पे, आप ये टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्या कह रहा है कि 23 डिग्री 3 अंशांश से लेकर 30 डिग्री 12 अंशांश तक जो है, ये राजस्थान का, ये ऊपर से नीचे तक का दूरी है। तो ये क्या कह रहे हैं कि 23 डिग्री 03 अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 अक्षांश तक ये नॉर्थ से साउथ तक का है। और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक का जो है 59.8 और 78.17 ये देशांतर है। तो ये दोनों इसके कथन सही है। इन दोनों के फिर ये बता रहा है कि इसके बीच में डिफरेंस, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है, ये 826 किलोमीटर है। और अक्षांशीय में देखें तो 60 डिग्री 9 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। और वही अगर अपन ये ईस्ट से वेस्ट का देखेंगे, तो इसमें जो है 869 किलोमीटर की ये लंबाई है, और 8 डिग्री 47 मिनट का ये दूरी है। ये दोनों कथन इसका सही है।
फिर तीसरा कथन कह रहा है कि जो कर्क रेखा है वो कहाँ का गुजरती है। आप कर्क रेखा देखेंगे तो ये यहाँ से ऐसे गुजरती है, यहाँ से यहाँ तक जो है 26 किलोमीटर की दूरी है। ये सब आपको याद रखना है। और यहीं पे जो है माही नदी भी बहती है, तो कर्क रेखा जो है 2 बार गुजरती है। और ये जो 2 जिले आते हैं, इसमें आते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इनको काटते हुए ये 26 किलोमीटर की नीचे से जो निचला पॉइंट है वहाँ से लेके जहाँ कर्क रेखा कटती है वहाँ तक की दूरी, और 2 जिलों को काटती है और माही नदी को काटती है। तो ये तीनों कथन इसका सही है। अब इसमें हम देख लेते हैं कि ये जो पूर्वी और पश्चिमी जो आखिरी गांव हैं वो देख लेते हैं। तो पूरब में तो है गांव कौन सा, सिलाना, सिलाना गांव, धौलपुर। और पश्चिम में है कटरा गांव, जैसलमेर। अब नॉर्थ और साउथ देख लेते हैं। नॉर्थ में है कोना गांव, गंगानगर। और साउथ में है गोरकुंडा, बांसवाड़ा। तो हमने क्या क्या देखा, 23 डिग्री 03 अंशास, ये 03 है, 30 नहीं है, याद रखना है। 03 अक्षांश से लेकर 30 12 तक जो है उत्तर से दक्षिण का है। और लंबाई 826 किलोमीटर। और इसमें से ये माइनस करेंगे तो 7 60 डिग्री 9 मिनट का ये डिफरेंस बनता है। और पूर्वी और पश्चिमी देखेंगे तो पश्चिम से लेके देखेंगे, यहाँ से हम काउंट करेंगे कि मध्यम रेखा यहाँ पे आती है 0 डिग्री वाला। तो 69 डिग्री 8 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 8 डिग्री 47 मिनट। और किलोमीटर में देखें तो 869 किलोमीटर। यहाँ पे कोणा गाँव, गंगानगर, गोरकुंडा, बांसवाड़ा। तो यहाँ पे तिलाना, धौलपुर, और कटरा, जैसलमेर। आगे चलते हैं। अब हम जो है जनसंख्या क्षेत्रफल से रिलेटेड जो है इसका देख लेते हैं। तो राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है 342 239, ये 2 3 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। 342 239, 342 239। और भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32 87 263, 32 87 263। ये भारत का क्षेत्रफल है। और ये राजस्थान का। तो इसमें इसमें डिफरेंस देखेंगे तो लगभग जो है 10.41% का हम जो है भारत का भूभाग का हिस्सा रखते हैं राजस्थान में। और अगर वही हम विश्व का देखें, 0.25%, लगभग जो है 0.25% जो है विश्व का हिस्सा राजस्थान में आता है। अब हम भूमि का जो है बाउंड्री है वो देख लेते हैं। अब जो यहाँ से लेके ये पूरा बाउंड्री देख रहे हैं, ये लगभग जो है 5920 किलोमीटर है। और इसमें जो यहाँ से लगभग यहाँ से जो है ये पूरा जो जा रहा है बा, बाड़मेर से लेके गंगानगर तक, ये है 1070, जो पाकिस्तान से सीमा बनाता है। और वहीं अगर यहाँ से यहाँ तो देखेंगे पंजाब की सीमा, तो पंजाब 89 किलोमीटर, और हरियाणा 1262 किलोमीटर। यहीं से फिर हम जो यूपी का देखेंगे थोड़ा सा, तो 870 किलोमीटर। और फिर एमपी का देखेंगे, यहाँ लगभग यहाँ इतना आता है ये, तो 1600 किलोमीटर। बचा हुआ जो यहाँ से यहाँ तक गुजरात का है, गुजरात का 1022 किलोमीटर। तो टोटल किलोमीटर कितना है, 5920 में से बाहरी सीमा जो है 1070 है, बची हुई आंतरिक सीमा है। पंजाब का ये सबसे कम है 89, और एमपी का से ज़्यादा है 1600 किलोमीटर। तो इसको जो है सीक्वेंस में याद कर लो, पहले एमपी, फिर हरियाणा, फिर गुजरात, फिर ये यूपी, और फिर आखिर में पंजाब। ये सीक्वेंस जाएगा, एमपी, हरियाणा, गुजरात, यूपी, और आखिर में पंजाब। वही अगर अपन पाकिस्तान को भी ऐड कर लेते हैं, ये गुजरात से पहले आएगा, पाकिस्तान फिर गुजरात।
ये सीक्वेंस आपको याद रखना है कि इसके ऊपर भी सवाल पूछा जा सकता है। अगर डेटा पे नहीं जाते तो ये ऐसे जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक जो है राजस्थान की जो आर्ट एंड कल्चर है वो क्लास है, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की हिस्ट्री हमने करवा दी है। और प्रीवियस ईयर पेपर के जो है 3 पेपर करवा दिए, 2013 के, 2016 के और 2018 के। ये 3 पेपर के सॉल्यूशन, जीके प्लस मैथ, ये सब करवा दिया गया है। आप ये प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, हमने एक स्पेशल अलग से एक प्लेलिस्ट बना रखी है RS प्री के लिए, उसमें आप देख सकते हैं। भौगोलिक विस्तार को ही अब आगे करते हैं। तो इनमें कथन सही पूछा है। तो जो राजस्थान का जो विस्तार है, जो जो बना है राजस्थान, अरावली और उसे ये हाड़ौती वाले हिस्से, जो राजस्थान का भूभाग बना है, उसके बारे में एक बार समझ लेते हैं। जो ये अरावली है, ये कैम्ब्रियन युग की चट्टानों का से निर्माण हुआ है इसका। और जो हाड़ौती है वो क्रिटेशियस युग के चट्टानों से बना हुआ है। ये कैम्ब्रियन और ये क्रिटेशियस, ये सही है। और फिर ये अरावली और हाड़ौती दोनों ही गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ये जो दोनों है, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और जो पूर्वी मैदान है और पश्चिमी रेगिस्तान, यानी ये पूरा 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 मैदान, ये रेगिस्तान और ये मैदान, ये 33C का पार्ट है, या फिर 33 सागर का पार्ट है। तो गोंडवाना और 33, ये सवाल पूछ लेते हैं। इसलिए यहाँ पे जो है खनिज ज़्यादा मिलते हैं हड़ौती और यहाँ पर अरावली में। और 33C की वजह से इस तरफ जो है नेचुरल गैस का, ऑयल का भंडार हमें मिलता है। यहाँ पे हरे भरे मैदान मिलते हैं, जो गंगा के बेसिन का भी एक पार्ट माना जाता है। गंगा का जो हिस्सा है मैदानी भाग, वो का एक हिस्सा जो है पूर्वी भाग को माना जाता है। अब हम कुछ टर्म देख लेते हैं जो अलग अलग लोकेशन में उनको उनकी लोकल भाषा में कहा जाता है। मैंने इनको बाइफरकेट कर लिया है। जैसे उदयपुर वाले अलग कर लिए, और अलग अलग जो एरिया शेखावाटी का, सिरोही, ये सब वाले इलाके अलग कर लिए। एक एक करके देख लेते। छप्पन का मैदान कौन से इलाके को कहते हैं? माही नदी का किनारा, ठीक है, माही नदी का किनारा जो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा दोनों जिले के, जो जो नदी ऐसे बहती है, ये बांसवाड़ा और ये जो प्रतापगढ़ वाला इलाका है, यहाँ पे जो छोटे छोटे पहाड़ी और जो मैदान छोटे बने हुए हैं, वो है छप्पन का मैदान। और काठल प्रदेश क्या कहते हैं? माही नदी का किनारा। और जो प्रतापगढ़ वाला इलाका है, वहाँ पे इसको काठल प्रदेश भी कहते हैं, काठल क्षेत्र भी कहते हैं। अब मेवल क्या होता है? मेवल है डूंगरपुर और बांसवाड़ा की जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, यानी ये बांसवाड़ा, ये डूंगरपुर, इन दोनों के बीच में जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, उनको मेवल कहते हैं। ये टर्म एग्जाम में पूछते हैं, आपको याद रखना है कि मेवल क्या है। मेवात ऊपर है, अलवर भरतपुर, और मेवल नीचे डूंगरपुर और बांसवाड़ा की तरफ है। अब एक ऊपर माल का पठार एग्जाम में पूछा जाता है, ये कहाँ पे? बिजोलिया, जो आपको पता है कि भीलवाड़ा में है। बिजोलिया भीलवाड़ा से लेकर भैंसौरगढ़, भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ और ये भीलवाड़ा, तो इनका जो उठा हुआ भाग है, जो पठार पठार उठा हुआ भाग आपको पता ही होता है। तो उठे हुए भाग को ऊपर माल का पठार कहते हैं। तो ऊपर माल का पठार कहाँ पे है? बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ के बीच में जो उठा हुआ भाग है, उसको ऊपर माल का पठार कहते हैं। अब हम उदयपुर और उसके आसपास के एरिया के देख लेते हैं। मेदपाट जो है उदयपुर के एरिया को कहा जाता है मेदपाट। और देश हरो या देश हरो, ये है जो उदयपुर में जरगा और रागा की पहाड़ी है। जरगा और रागा की पहाड़ी, इनके बीच में जो हरा भरा क्षेत्र है, उनको देश हरो या देश हरा कहते हैं। फिर गिरवा की पहाड़ी, तस्तरी नुमा जो बेसिन है, तस्तरी नुमा बेसिन है उदयपुर में, उस जगह को जो है गिरवा की पहाड़ियाँ कहते हैं। तो पहाड़ियाँ ऐसी बनी है, ऐसे ऐसे करके बनी हुई है, तस्तरी नुमा जो है उसमें बन गया है, बेसिन बना है, उनको गिरवा की पहाड़ियाँ कहते हैं।
चीवी, चीवी जनपद आपने पढ़ा ही होगा, ये मेवाड़ और उदयपुर वाले के इलाके को भूभाग को चीवी भी कहते हैं। अब इन दोनों में कंफ्यूजन होता है कि भूमाट क्या है, भुराट क्या है। इसमें बेस लेके चलो उदयपुर, उदयपुर के नीचे सिरोही और डूंगरपुर देखोगे तो वहाँ पे जो पर्वतीय ढलान है तो भूमाट कहते हैं। और उदयपुर का ये गोगुंदा, साइड में जो जो जज राजसमंद का जो कुंभलगढ़ है के बीच का जो पठारी भाग है उसको भुराट कहते हैं। इसको याद कैसे करोगे? र है, र से राजसमंद याद रख लो, कुंभलगढ़ याद आ जाएगा, तो भुराट ये है। अगला तोरावाटी क्षेत्र, जो कातली जो अंतर प्रवाही नदी बहती है शेखावाटी क्षेत्र में, उसके प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी क्षेत्र कहते हैं। जो नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वो तोरावाटी क्षेत्र कहते हैं, जहाँ जहाँ ये कातली नदी बहती है। भाकर क्या होता है? सिरोही क्षेत्र में पूर्वी भाग में अरावली की तीर ढाल, ये सिरोही है यहाँ पे, और इसके पूर्व में अरावली, अरावली के जो नीचे जो ढलान बन रही है, तीव्र ढलान अरावली के पर्वतों की जो ढलान है उसको भाकर कहते हैं। हम ऐसे ही फैक्ट के साथ ही जो है इस राष्ट्रीय ज्योग्राफी को क्लियर करेंगे, ताकि जो एग्जाम में पूछने लायक है वही टॉपिक हम कर लें। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम जो है आगे वाली क्लासें आपसे मिस ना हो। अब हम जो है इनकी जनसंख्या और वो क्षेत्रफल देखेंगे, एक एक एरिया देखेंगे पहले। जो इसका भौगोलिक विभाजन है वो देख लेते हैं पहले। पहले तो यहाँ पे एक अरावली है, ठीक है। अरावली के इधर पे जो है रेगिस्तान है आपका, जो पश्चिमी मरुस्थल है। तो दो भाग में बांटा गया, शुष्क और अर्ध शुष्क, शुष्क और अर्ध शुष्क, दो भाग में बांटा गया है। फिर एक अरावली है, अरावली, और एक फिर एक पूर्वी मैदान और हाड़ौती, ये चार भाग में जो है राजस्थान का विभाजन किया है। हम एक एक भाग देखेंगे। तो पहले हम जो है पूरा एरिया देख लेते हैं। जो रेगिस्तान है वो 61.11 भूभाग रहता है। राजस्थान का जो 342 239 किलोमीटर जो भूभाग है का 60% भाग जो है रेगिस्तान है अपने पास। और यहाँ पे जो 40% जनसंख्या रहती है, और ये लगभग 12 जिलों में इसका विस्तार है। ये इसका बेसिक हो गया। अब इसमें जो कुछ वालुका स्तूप टाइप की बनती है अलग अलग प्रकार की, उनको देखते हैं। एक तो अनुप्रस्थ बनती है और एक अनुदैर्ध्य, एक बरखान। अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य में क्या फर्क है? अनुप्रस्थ जो है, जो रेत के टीले होते हैं उसके समकोण में जो है हवा पवनों का जो बहाव होता है, तो उसके कटाव से जो बालू का स्तूप स्तूप का निर्माण होता है अलग अलग तरीके की, उनको अनुप्रस्थ कहते हैं। और अनुदैर्ध्य जो है, जो बालू का स्तूप है उसके समानांतर जो रेखाएं बह रही है, हवाएं बह रही है, और उसके कटाव से जो ऐसे ऐसे जो बनेगी बालू का स्तूप, उसको हम अनुदैर्ध्य कहेंगे। अब ऐसे याद करो, अनुदैर्ध्य समांतर है और अनुप्रस्थ जो है समकोण है। ये आप इसको याद कर लोगे, ये स पकड़ लो, अनुप्रस्थ का स, ये स से समकोण याद रह जाएगा आपको। और जो बरखान होती है, ये अर्धचंद्राकार जो है, इसका जो है बहाव होता है अर्धचंद्राकार, यानी दोनों तरफ से हवा आती है और इसको जो आगे की तरफ इसको बढ़ाती है। तो राजे जो हम जो पढ़ते हैं कि अरावली के इस तरफ भी जो रेगिस्तान बढ़ रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? बरखान। क्यों? क्योंकि इसकी हवा ये जो है ऐसे आगे की तरफ जो है बढ़ रही है, इसी वजह से जो है पश्चिमी रेगिस्तान पूरब की तरफ बढ़ रहा है। इसको कहते हैं पश्चिमी रेगिस्तान का मार्च। एक टर्म आता है पश्चिमी रेगिस्तान मार्च। इसमें क्या होता है कि जो यहाँ की जो पश्चिमी जो तालुकाएं है, जो धूल भरी आंधी है, वो पूरब की तरफ जाके जो है इस वाले हिस्से को भी अनुपजाऊ बनाती है। यहाँ पे भी जो है रेगिस्तान का विस्तार कर रही है। तो अगर ये एग्जाम में टर्म पूछ ले तो आपको ये बताना है। और इसका सबसे बड़ा कारण कौन सा है? बरखान। एक होती है लाठी श्रृंखला, जो यहाँ कहीं है पोखरण से लेकर
मोहनगढ़। यहाँ पे जो है 60 किलोमीटर की एक जल पट्टी है, जमीन के नीचे पानी है, और इसके ऊपर ही हम जो है चांदन नलकूप भी पड़ते हैं, जिससे जो है जमीन के नीचे से लोग जो है वहाँ के लोकल पानी निकालते हैं। और यहीं पे हम जो है, जो पीवड़ा सांप है, जो जहरीला सांप है पीवड़ा, वो भी हमें यहीं मिलता है। ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं इसमें। और इसके आसपास जो इस पानी की वजह से जो आसपास जो घास उग रही है, उसको कहते हैं सीवण या सिवाना घास। सीवण या सिवाना घास या सीवणा घास, कुछ भी इसको पढ़ सकते हो। लोकल भाषा में अलग अलग इसके नाम आते हैं, सीवण, सिवाना, सिवणा। तो हमने क्या क्या पढ़ा कि 61.11 जो है इस एरिया में रह रहे हैं। ये भूभाग है, 40% जनसंख्या रहती है, 12 जिले हैं। अनुप्रस्थ से हमने जो है पकड़ा, इसको संपूर्ण पवने काटती है। और अनुदैर्ध्य में जो है समानांतर है। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप जो बरखान है। लाठी श्रृंखला पोखरण से मोहनगढ़ तक 60 किलोमीटर की जलपट्टी है। नीचे से ऊपर पानी निकालने के लिए चांदन चांदन नलकूप और सिवाना घास। अब हम अर्ध शुष्क वाले प्रदेश को पढ़ लेते हैं। वहां पे अभी जो शुष्क वाला पढ़ा था हमने, 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होगी तो शुष्क, और 25 से 50 के बीच में सेंटीमीटर बारिश होगी तो अर्ध शुष्क। तो पहला यही कहता है। और इसमें जो उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन पाए जाते हैं। कांटेदार ही होंगे क्योंकि शुष्क प्रदेश है। और यहाँ पे जो है हम इनको 4 भाग में पढ़ते हैं। ये हम पढ़ेंगे। ये अरावली हो गया। यहाँ पे ये ऐसे करके ऐसे जाता है। ये तो शुष्क हो गया। अर्ध शुष्क में 1, 2, 3 और 4। 1, 2, 3 और 4। ये अर्ध शुष्क के 4 भाग है। नीचे वाला हम पढ़ते हैं पहले लूनी बेसिन। इसको कहते हैं लूनी बेसिन, या फिर इसको गोडवाड़ प्रदेश भी कहते हैं। यहाँ पे जो है हमें यहाँ से एक नदी आती है, तो यहाँ पे हम जो है जवाई बांध यहाँ मिलता है। और यहाँ पे ही हमें जो नर्मदा नहर परियोजना मिलती है। नर्मदा नदी जो परियोजना, ये तो नर्मदा नीचे से बहती है, और यहाँ से जो परियोजना जाती है, तो यहाँ से जो है ये वाला इलाका, और ये कौन सा हो गया, तो जालोर और एक बाड़मेर। ये 2 इलाकों को जो है ये पानी की व्यवस्था कराती है। और एक होता है रूही का मैदान। रूही का मैदान क्या होता है, जो ये लूनी लूनी बेसिन बह रही है ऐसे, और ये अरावली है। इसके पास, इसके इस तरफ पूरब में जो यहाँ पे घास के मैदान है, मतलब अरावली के ढाल में लूनी नदी के पूरब की तरफ यहाँ पे जो घास के मैदान है, इनको रोही का मैदान कहते हैं। हमें याद रखना है कि रोही का मैदान अरावली और लूनी बेसिन के बीच में है, ये नीचे की तरफ। अब दूसरा पढ़ लेते हैं, नागौर उच्च भूमि। उच्च भूमि, ये नागौर की जो ऊपर उठी हुई भूमि है, नागौर का पठार है इसको कहते हैं बली। और ये अजमेर और नागौर के बीच में है। ये सबसे ज़्यादा जो है बंजर भूमि में से एक है, क्योंकि यहाँ पे जो है इसके पानी में, यहाँ पे जो पानी है, ज़मीन है, उसमें सोडियम क्लोराइड मिलता है। इसकी वजह से जो है इस एरिया को कुबड़ पट्टी कहते हैं। कुबड़ आप जानते हो, जब किसी के पीठ में कुबड़ निकल जाता है, ज़्यादा फ्लोराइड आ जाता है, तब पीठ में जो है कुबड़ निकल जाते हैं। वहाँ पे लोगों के पीठ में कुबड़ निकल रहा है। क्यों? क्योंकि फ्लोरोसिस रोग यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पे जो खारे पानी की झीलें हैं, इस खारे पानी की झीलों की वजह से जो है एरिया में सोडियम की मात्रा बढ़ रही है, सोडियम क्लोराइड की। ज़मीन जो है बंजर हो रही है। यहाँ पे जो है कुछ झीलों का जो नाम जो है एग्जाम में पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर पेपर में मैंने बताया बहुत, ये नावा, डिगाना, डीडवाना, कुचामन और सांबर, ये सारी जो झीलें हैं खारे पानी की, ये नागौर और अजमेर के भाग में मिलती है। ये कुबड़ पट्टी है, उसके आसपास ही जो है ये मिलेगी आपको सारी खारे पानी की झीलें। तीसरा पढ़ लेते हैं ना, शेखावाटी क्षेत्र का। शेखावाटी का जो मैदान है, ये भी यहीं आता है। इस वाले एरिया में जो है सिकर, चोरो, झुंझुनू, आपको पता ही है, शेखावाटी क्षेत्र में ये 3 जिले आते हैं।
यहाँ पे जो है ये कातली नदी है, राजस्थान की सबसे बड़ी जो है अंतर प्रवाही नदी कातली नदी। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे पानी की व्यवस्था के लिए जो लोकल जनता है वो कच्चे कुएं बनाती है, कच्चे मिट्टी के जो कुएं बनाती है पानी को जमा करने के लिए, छोटे छोटे कुएं कम गहराई वाले बनाती है, और उनको जो है जोहड़ कहा जाता है। और यहीं पर एक भीड़ क्षेत्र भी है। भीड़ क्षेत्र क्या है? जो हरा भरा चारागाह का क्षेत्र है। यहाँ पे एक एक इलाका है जो यहाँ पे जो झुंझुनू और बीकानेर के इस तरफ जो है एक हरा भरा एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र को जो है बीड़ क्षेत्र कहते हैं। ये एग्जाम में पूछ सकता है कि बीड़ क्षेत्र कहाँ पे है? शेखावाटी के मैदानों का पार्ट है, और इसमें जो है चारागाह के लिए जो है ये सबसे अच्छी उपजाऊ क्षेत्र है। जोहड़ क्या है? कच्चे कुएं होती है। कातली नदी का प्रवाह क्षेत्र यहाँ पर है। तोरावाटी जो है कातली नदी के आसपास के जो इलाके को तोरावाटी कहते हैं। गणेश्वर सभ्यता आपको पता है कि जो है वो भी यहीं पर है, शेखावाटी क्षेत्र में, नीम का थाना के पास। अगला चौथा पार्ट पढ़ते हैं हम, गग्गर बेसिन। गग्गर बेसिन जो है हनुमानगढ़ और गंगानगर के है यहाँ पे। गग्गर नदी की वजह से जो है गग्गर बेसिन है। इस क्षेत्र को जो है नाली क्षेत्र भी कहते हैं। यहाँ पे जो है खूब सारे नाली, यहाँ पे कैनाल सिस्टम जो है ज़्यादा है। पानी का जो है यहाँ पे बहाव नालों की तरह होता है, नाली क्षेत्र है। और एक और है यहाँ पे जो नाली भेड़ मिलती है यहाँ पे। जो भेड़ है, भेड़ की एक किस्म है नाली, वो भी यही मिलती है, वो भी इस नाली क्षेत्र की वजह से इसका नाम भेड़ का नाम पड़ा हुआ है। और इसमें नहरी सिंचित क्षेत्र कहते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा नहरें यहाँ पे ही है, हनुमान और गंगानगर में। और यहाँ की जो उपजाऊ क्षेत्र है उसको बग्गी कहते हैं। उपजाऊ क्षेत्र को बग्गी। भीड़ शेखावाटी क्षेत्र में है, यहाँ पे चारागाह क्षेत्र है। और रुई का मैदान लूनी बेसिन में, ये हरे भरे मैदान है, यहाँ पे क्षेत्र है ये मैदान का। वहीं अगर गग्गर बेसिन में देखें तो बग्गी है जो उपजाऊ क्षेत्र के अंदर आता है। अब कुछ टर्म देख लेते हैं जो राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में पानी और उससे रिलेटेड जो है कुछ टर्म यूज आते हैं। अब तीन चीज़ों में कन्फ्यूजन होता है हमेशा कि टाट रन क्या है, पलाया क्या है और पोखर क्या है। यहाँ समझना, वो टाट और रन क्या होता है? दो बालू का स्तूप के मध्य जब वर्षा का जल इकट्ठा होता है, उससे जब दलदल बनेगा तो वो टाट रन कहेंगे। वहीं अगर दो बालू का स्तूप के मध्य वर्षा जल इकट्ठा होता है, वहाँ एक झील का निर्माण होता है, तो उसे पलाया कहेंगे। और पोखर किसे कहेंगे? दो बालू का स्तूप के मध्य सूखी भूमि होगी, जमीन होगी, तब उसे पोखर कहेंगे। जब दलदल होगा तो टाट रन, जब झील होगा तब पलाया, और जब भूमि होगी तब पोखर। ये तीन है। ये तीन में से ही जो है कंफ्यूज करने के लिए हमेशा सवाल आता है। हार, हार का घड़ा, चंदन नलकूप। अभी मैंने जो लाठी सीरीज कही थी 60 किलोमीटर वाली, उसके ऊपर जो पानी निकालने के लिए नलकूप लगाते हैं उसको चांदन नलकूप कहते हैं। और ये जैसलमेर के जो आकल गांव है, आकल, आकल गांव में ये पाया जाता है। आकल में जो आकल वुड फॉरेस्ट भी है, जो हड्डियों के जो जीवाश्म अवशेष यहाँ पे मिले हैं, आकल वुड फॉरेस्ट। और पीवड़ा, यहीं पे जो पीला पीला सा जो जहरीला सांप मिलता है, मरुस्थली सांप को पीवड़ा कहते हैं यहाँ पे। और मरुस्थल का मार्च बरखान, जैसे मैंने कहा था कि बरखान जो चंद्राकार का आकृति होती है और ये आगे की तरफ जो है बढ़ता है, तो रेगिस्तान का मार्च क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रेगिस्तान का विस्तार करने में सबसे ज़्यादा इसी का ही हाथ है। तो अभी हमने जो एक अच्छा खासा पोर्शन जो है ज्योग्राफी का कंप्लीट कर लिया है। आगे की क्लासों के लिए जो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन दबा के जो है सारी नोटिफिकेशन ऑन कर लो। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे जो है आपका जो है अगला 1 महीने की जो तैयारी है ये आपको कई लोगों से आगे पहुंचाएगी। लोग मैराथन कराते हैं, कुछ भी कराते हैं, लेकिन बहुत कई क्लासें मैंने ऐसी देखी है जिसमें सिर्फ ना वो आधा 1 घंटा सिर्फ बातचीत में ही निपटा देते हैं, और 2-2.5 घंटे की मैराथन की क्लास लेके जो है उसमें फैक्ट तो कुछ बताते नहीं है जो एग्ज़ाम में आने लायक, अपने हिसाब से उनको जो लगता है वो बोल बाल के चले जाते हैं और अपना कोर्स का और वो सब प्रमोशन कर लेते हैं। और यहाँ पे जो है आपको सारी की सारी क्लासेस जो है फैक्ट बेस्ड ही मिलेगी, क्योंकि तैयारी में जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है
वो ही डिस्कस करना जो अपने प्रोफेशन के लिए सही होता है। तो जितने मैंने अभी अब आपको बताया है, इतना आप याद कर लोगे तो इसमें से पक्का आपके जो है, जो मैंने कहा था 15 से 20 सवाल आएंगे आपके, इसमें से 2 से 4 ले सवाल जो है यही से आएंगे आपके। यहाँ आपका जो लॉजिक आपका जो है 1 क्लास से ही इसमें हो जाएगा। धीरे धीरे जो हम ये पूरा कंप्लीट करके राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान की मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और आर्थिक समीक्षा और करंट अफेयर, ये 4-5 टॉपिक और हैं, इनको भी कंप्लीट करेंगे इसी महीने में। फिर मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो मैथ और रीजनिंग के जो है ये वाली चीज़ भी मैं आपको बता दूँ। वैसे मैंने जो 3 पेपर डिस्कस किए हैं उसमें मैथ और रीजनिंग के जितने भी सवाल है उनको किस तरह से अटेम्प्ट करना है आपको, वो भी मैंने बताया है। थैंक यू। अपनी तैयारी ऐसे आगे रखिए, सफलता जरूर मिलेगी।